अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नवाइवक टुडे में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयद आयशा नाज और प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बस गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी बहुत ज्यादा। हम तकनीकी लोग हैं ना, ये शेर व तबके, हम अंदर गर्मी चाहते हैं, मगर जब बाहर से गर्मी हम पर मुसल्लत हो गई है तो इसने काम खराब कर दिया है। काम खराब कर दिया और हुकूमत ने उस पर नहले पे दहले किए हुए हैं काफ़ी सारे। जाहिर है तो हुकूमत भी मरहम रखने के बजाय कुछ का कुछ करती जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर कलाम रब्बानी के साथ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। उन्हें हुक्म मिलेगा चलो उस आग की तरफ जिसको तुम झुटलाया करते थे, चलो उस साये की तरफ जो 3 शाखों वाला है, ना वो सायादार है और ना वो बचाता है आग की लपट से। वो जहन्नुम फेंक रही होगी बड़े बड़े अंगारे, जैसे महल गोया वो जर्द रंग के ऊंट हैं। तबाही होगी उस दिन झुटलाने वालों के लिए जिसमें ना वो बोल सकेंगे। अल्लाह ताला हमें इस कलाम रब्बानी की समझ अता फरमाए, उसके बाद इस पर अमल की तौफीक दे। और नाज़रीन, शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले बात करते हैं जो आज की है टॉप स्टोरी। नेटो सप्लाई बहाल होते ही अमेरिका की जानिब से एक तरफ हमें कोलिशन सपोर्ट फंड दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है वो देखिए। 2 ड्रोन हमलों का तोहफा दिया गया है। 24 अफराद जाम बहक हुए। इसमें कितने गुनाहगार थे, कितने बेगुनाह, इसका कोई शुमार नहीं है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पहले मकान को निशाना बनाया गया, फिर इमदादी कार्रवाई के दौरान मिसाइल बरसाए गए। जुल्म सितम की इंतहा किसे कहते हैं? ये बड़ी ज्यादती है और उसकी जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत है। यानी अजीब व गरीब बात है कि पार्लियामेंट करारदाद पास करती है, उसी शाम को नेटो हमला होता है जी। यानी ये हमारे मुंह पे थप्पड़ है, बल्कि हमारे मुंह पे कालक मली जा रही है। ये जो क्या अमेरिका कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता था कि कल तो नेटो सप्लाई बहाल होने का मामला हो रहा है तो तुम तो कम से कम 2-3 दिन तो करो। अच्छा, फिर देखिए जिस तरह आपने जो पढ़ा कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी और फिर उन्होंने हमला, लेकिन कितने सफाक लोग हैं, कितने जालिम हैं। और हमेशा बुज़दिल जो है वो जालिम होता है, कभी बहादुर जालिम नहीं होते, बहादुर तो रहमदिल होते हैं। तो अच्छा देखिए इसमें हुआ क्या, मसलन आपने नेटो सप्लाई बंद क्यों की? भाई आप सलाला चेक पोस्ट पर हमला किया था तो आप 2 दिन एहतियात करते और फिर मामला आगे चल पड़ता। ठीक, तो ये 7 महीने की जो कशमकश है तो इसका क्या फायदा है? वो देखे ना, एक अजीब और गरीब पंजाबी का मुझे जुमला जाए, सिख साहब थे जहाज पर सफर कर रहे थे तोते के साथ, तो अरे सुगुरी तो तोता उसके कंधे पर बैठ गया, तो उसने सोचा कि जो तोता है ठीक है कुछ नहीं, मुस्कुराई। दूसरी बार भी यही हुआ, तीसरी बार सिख ने कहा कि ये तो भाई आसान मामला, उसने भी हाथ रख दिया कंधे, तो वो लाल पीली हो गई और हमला आया और उन दोनों को उसने जहाज से बाहर फेंक दिया। अच्छा। जब दोनों तोता और सरदार साहब नीचे आ रहे थे तो तोते ने पूछा कि सरदार जी उड़ना आंदा है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहते फिर पंगा क्यों ले ऐसे? अच्छा, ये पंगा लिया है। तो ये पंगा लिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती की बात है। और मतलब देखिए सिर्फ पुरानी शराइत पर, तो हम तो पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, हम उनके अजली मुलाजिम हैं और मुलाजिम और मुलजिम में कोई फर्क नहीं है। और देखिए कोई यही बात नहीं उसमें। वो जो राहदारी के लिए इन्होंने कहा था कि हम 5000 लेंगे, वो भी नहीं, वो पुराना जो फीस थी और हमारी सड़कों की जो उखाड़ पिछाड़ थी उसका भी कुछ नहीं हुआ। यानी मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छा सॉरी किया गया, तो ये सॉरी क्या है? अगर वो आदमी करते तब भी हम मान लेते, तो ये खामख्वाह सॉरी किया उन्होंने, तो ये भी अब बहस चल पड़ी है कि ये माफी है कि नहीं है। अच्छा, इस बहस में हम जोर लगा रहे हैं। आपको याद है कि जुल्फकार मिर्जा ने कुरान हाथ में लेकर कुछ बातें की थी, उसमें कहा था उसने वाज़े तौर पर कि रहमान मलिक गद्दार है और जब मुल्क तोड़ना चाहता है। लेकिन हमारे मीडिया पर बहस क्या हो रही है कि जो जुल्फकार मिर्जा ने कुरान जो था वो सीधे हाथ से उठाया था या बाएं हाथ से उठाया था। अच्छा, उसने जो बात की है उस पर कोई बहस नहीं है। ठीक। जब बगदाद पर हमला हुआ हलाकू का तो दरबारों में ये बहस हो रही थी कि कव्वा हलाल है कि हराम है। अच्छा, इन बातों में उलझे हुए लोग जो हैं वो क्या इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं? क्या वो तरक्की से आशना हो सकते हैं? क्या वो इज्जत और गैरत के काबिल हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते, मार खाते रहेंगे। ये सवाल ही नहीं पैदा जी। अब इस पर एहतजाज जो है वो हुकूमत की तरफ से तो हमेशा से नाज़रीन कम आता है और बराए नाम आता है, लेकिन अपोजिशन ने एहतजाज करी है। जानेंगे अपोजिशन का एहतजाज किस हद तक मौसर है। खबर पहले पढ़ देते हैं। नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ मुल्क की एहतजाज और रैलियां, अमेरिका से खुफिया साजबाज करके मुल्क दुश्मनी पर मबनी फैसले कबूल नहीं, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का ये कहना है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी नाज़िमुल अमूर का बयान शामिल करते हैं। नेटो सप्लाई के लिए नया मुआहदा किया,
न ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर, खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का वाज़ेह सबूत मिल गया, यानी नेटो सप्लाई हो गई बहाल, तो इससे हो गए वो खुश और अमेरिका को माहाना $10 करोड़ बचेंगे। अमेरिका हर लिहाज से अपना फायदा जो है वो बचा जाता है, हर लिहाज से। लेकिन वो तो कौम का फायदा जो है ना उसको सामने रखते हैं और हम जाती फायदे को सामने रखते हैं और दुश्मनों पे रहम नहीं करते। जाहिर है, तो हम दोस्तों पे रहम नहीं करते, हम दोस्तों पे रहम नहीं करते। मसला ये है कि देखिए जो हमारी कौमी गैरत, अच्छा ये नेटो अपना सारी नहीं किया अमेरिका ने, तो ये भी उनकी गैरत का मामला नहीं है। आखिर जिद्दत क्या थी या ना क्या थी, ये गैरत ही है। लेकिन हमारी बेगैरत लाबी जो है वो अमेरिकी गैरत की तो हिमायत करती है और पाकिस्तानी गैरत के खिलाफ बात करते हैं कि देखें जी दोनों मुल्कों के मामलात में गैरत की कोई बात नहीं होती, तो बेगैरती की बात क्या होती है? जो कौम गैरत और बेगैरती में फर्क नहीं कर सकती तो उनको जिंदा रहने का क्या है? देखें आपने जो भी ये खबर पढ़ी ना कि अमेरिका तो कह रहा है कि जो नया मुआहदा क्या करना है, ये कोई नया मुआहदा तो नहीं हुआ था, जो पुरानी बात थी वही कर दी है। अब हिनार वानी खर कहती है स्टोन हमले पे कि जी इस तरह का मामला कुछ तय नहीं था, हमें अमेरिका की इस कार्रवाई से इख्तलाफ है। अच्छा भाई इतराफ भी है तुम्हें, उसकी कुव्वत का, उसकी गुलामी का इतराफ भी है और इस पर इख्तलाफ भी है। हमेशा से इख्तलाफ का इजहार होता रहा है और कुछ नहीं होता रहा। अच्छा ड्रोन हमलों से जो लोग मरते हैं क्या वो सारे दहशतगर्द हैं? वहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, औरतें और बच्चे दोनों अपनी फितरत पे एक होते हैं, दोनों मासूम और भोले होते हैं और रो भी पड़ते हैं, औरतें भी रो पड़ती हैं, बच्चे भी रो पड़ते हैं, उनको मारा जा रहा है। वो एक बस्ती में बहुत गड़बड़ थी तो वहाँ को सिपाही भेजे उन्होंने डाकुओं का काला कमा करने के लिए, तो डाकू मिले नहीं, उन्होंने गाँव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी वो डाकू नहीं मिलते तो ऐसे की करिए, जेड़े मर गए नहीं उन्होंने डाकू समझ लो। अच्छा तो ये जो मर गए हैं इनको दहशतगर्द समझ लें कि जो अमेरिका मार देता है वो दहशतगर्द है, उसका तो कोई नुकसान नहीं है ना। लेकिन बताएं ऑपोजिशन कुछ करेगी, इस एहतजाज का कोई फायदा होगा? जी मुझे नहीं लगता, अगरचे मैं इसके खिलाफ भी लिख चुका हूँ और आज जो उनका इजलास और उसमें मुबस्सर के तौर पर मुझे बुलाया भी गया है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। अच्छा ऐसा पहले कहा जाता था कि हम ना नेटो कंटेनर्स के आगे लेट जाएंगे, सप्लाई जाने नहीं देंगे, अब तो सिर्फ जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, ये क्या होगा? रोमन डेविस के बाद भी यही हुआ था। आप देखें ना इससे पहले भी जो एहतजाज होते रहे वो क्या, अच्छा देखें ना चौधरी निसार जिसने सबसे पहले बहुत भड़क मारी, वो तो करते ही बात ऐसी है जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ लोग बोलना शुरू कर देते हैं और नवाज शरीफ को पता ही नहीं है कि चौधरी निसार मेरे साथ कर क्या रहा है। अच्छा चौधरी निसार का कुछ और मौक़िफ़ होता है, नवाज शरीफ का कुछ और मौक़िफ़ होता है। अच्छा इस पर इत्तेहादी जमातें जो हैं वो तो मुतफिक हैं लेकिन अपोजिशन मुतहिद नहीं है। नवाज शरीफ साहब हर ऐसे मौके पर बाहर चले जाते हैं, अब वो जर्मनी चले गए हैं और अब देखे ना क्या वो जर्मनी से तहरीक चलाएंगे इन ड्रोन हमलों और नए सप्लाई लेकर जो फायदा है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है, ये ज्यादती है। कुछ भी नहीं होगा जिस तरह आप पूछ रहे हो, 2-4 दिनों में ये बातें होंगी और ये बातें वो अपनी साख के लिए कर रहे हैं, अगर ये भी नहीं करें तो क्या होगा? साख और वोट इकट्ठे करने के लिए। नहीं सब ये बताएं अब आवाम को कैसे समझाया जाए कि जो जलसे जुलूस और ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा, एक दिखावा है अपने ही मफादात के लिए। निकलना चाहिए आवाम को। आवाम नहीं, आवाम क्या निकलेगी? आवाम लोड शेडिंग खिलाफ निकली है। देखिए ना ये कहते हैं गैर एलानिया ड्रोन हमले नहीं होंगे, हमने तो गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लिया है और क्या? तो उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो वहाँ जो कुछ हो रहा है उन्हें कहा जी मेरे हमसाये के घर अगर 40 मेहमान आ जाना तो मैं परवाह ही नहीं होती। अच्छा ड्रोन हमलों से तो वो मर रहे हैं बेचारे। तो हम कहते हैं कि जी हम देखिए ना कि हम बचे रहें बस, कि कुर्बानी तो कोई और दे दे, हमें इसके लिए ना लाया जाए, हम कुर्बानी लेपा पोती और वो करें, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा। देखिए ना जरदारी बड़ा यानी मुतमईन है, वो यानी इसके अलावा भी जो आगे चलेंगे पढ़ेंगे आप खबरें तो मैं बयान करूंगा कि वो इस मौके पर ऐसे करारदादें ला रहा है जिससे नेटो सप्लाई की बहाली का मामला जो है दब जाए। हमेशा जो होता है कि जब एक इशू उठता है तो एक और नॉन इशू जो है उसको भड़का दिया जाता है, तो लोग उसमें लग जाते हैं और पहली बात भूल जाती है। बिल्कुल ठीक। अगली खबर शामिल करेंगे नैर साहब, फिर उसके बाद उस खबर की तरफ जाएंगे जिसका आपने जिक्र किया। बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया
और यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों की इमरजेंसी में हड़ताल खत्म कर दी। मुतादिद डॉक्टर्स रात को ही इमरजेंसी में वापस आ गए। मुतालिबात की मंजूरी तक आउटडोर और इंडोर में हड़ताल जारी रहेगी। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स, हुकूमत डॉक्टर्स को हिरासा न करे, जस्टिस एजाज का ये कहना है। और सेक्रेटरी सेहत यंग डॉक्टर्स की आज तलबी भी है। अनस साहब, आपके कॉलम में भी आज इस बात का जिक्र है और आपने कहा है कि डॉक्टर्स को जरा सा ख्याल करना चाहिए मरीजों का। जी, डॉक्टर को तो करना चाहिए, मगर हुकूमत को भी करना चाहिए, पंजाब ब्यूरोक्रेसी को भी करना चाहिए। अब देखें ना, सिर्फ डॉक्टर तो सड़कों पर नहीं आए। इस सूबे में आपको मालूम है नर्सें सड़कों पर आई, पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर आया, टीचर, लेडी टीचर सड़कों पर आए। और खुदा की कसम आयशा बीबी कि लेडी टीचर्स को पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने बालों से पकड़ पकड़ कर सड़कों पर खींचा, जिसमें उनकी बेइज्जती की गई इस मुआशरे में। यानी जहाँ हम समझते हैं कि गैरत भी एक चीज है और बेटी जो है वो सबकी बेटी होती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, टीचर को फटीचर बना दिया गया है। अच्छा, वो पंजाब पुलिस की तनख्वाहें तो तुम बढ़ा देते हो बगैर मुतालबे के, और टीचर अगर करते हैं मुतालबा तो उसके लिए उनको डंडे और लाठी जाते। ये कल्चर बन गया है इस मुल्क का कि जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक लोगों पे लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें जिल्लत और अजियत से दोचार नहीं किया जाएगा, तो उनका मुतालबा नहीं माना जाएगा। अगर मुतालबा इस सूरत हाल के बाद माना जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुतालबा ठीक था, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, जिसको मैं ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ, और अब तो उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया है कि हम ब्यूरोक्रेसी हैं। मुझे ये ब्यूरोक्रेसी जो है इन 60 सालों में एक चंगा काम बता दे, एक अच्छा काम जो उन्होंने किया हो। मैं ये कैटेगरिकली कहता हूँ कि इस मुल्क को सियासतदानों, जर्नैलों, हुक्मरानों ने नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान, इनके पास फंड्स हैं, इनके पास इख्तियारात हैं, ये वज़ीर आला के भेजे हुए डायरेक्टिव भी रद्दी की टोकरी में डालते थे। अच्छा, ये कुछ नहीं करते। देखिए, मेरे सामने एक वजीर जो है वो अपने महकमे की सेक्रेटरी से बात कर रहा है और एक फिक्र से पहले भी सर लगाता है और फिक्र के बाद भी सर लगाता है। तो भाई किसी जगह धड़ भी लगा दो तो कोई बात नहीं जाए। मैं समझता हूँ कि जब ये हाल है, अच्छा वो समझते हैं, अजीब व गरीब बात है कि ये जो अफसरी है ये हुकूमत से बेहतर है, ठीक, इसलिए कि वो मुस्तकिल है। भाई हुक्मरान तो 5 साल के लिए आए हैं, 4 साल के लिए आए हैं, और वो तो मुस्तकिल है, उनको तो हटाया ही नहीं जा सकता। आप देखें कि वज़ीर आला भी किसी CSP अफसर को मुअत्तल नहीं कर सकता। अच्छा, वो मुअत्तल करता है डॉक्टरों को, MS को मुअत्तल कर दिया, फलां को मुअत्तल, तू मुअत्तल है। तो ये किसी चीफ सेक्रेटरी को मुअत्तल करके दिखाया जाए तो मैं बात मानूं। तो ये बताएं कि यंग डॉक्टर्स हड़ताल का इसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? और देखे ना, जिस मुल्क में डॉक्टरों की जो सबसे ज्यादा काबिल इज्जत और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग, मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेट तो सिंपल BA करके CSS का इम्तिहान पास करते हैं और हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर वो हमें जिल्लत और अजियत से दुचार करते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें, मैंने उदाहरण है कि मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैंने देखे तो मैं बेहोश, मैंने कही भी ये तुम पढ़ते हो। अच्छा, आप अंदाजा करें कि ये लोग उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं। किसी मुल्क में, किसी तहजीब याफ्ता मुल्क में सबसे ज्यादा पेड जो है वो डॉक्टर है, वो टीचर है, और जहाँ डॉक्टर और टीचर को जलील किया जा रहा है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। देखिए ना तो आप उनको उनकी मुआशी सूरत हाल ठीक करते हैं, ना उनकी आप इज्जत करते हैं। भाई इज्जत नहीं करो। यानी मैंने खुद देखा है कि एक डिप्टी सेक्रेटरी के दरवाजे के सामने एक 22 ग्रेड का जो डॉक्टर है और प्रोफेसर है वो इंतजार में खड़ा है और उसको इजाजत नहीं है अंदर जाने की। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ काबिल गौर बात है। मैं डॉक्टरों के मुतालबात की हिमायत करता हूँ, मगर डॉक्टरों की इस हड़ताल की हिमायत नहीं करता कि वो मसीहा है, उसके सामने जाम लब है मरीज तड़पते हुए सिसकते हुए, तो ये बात रहती है, ये मसीहाई के खिलाफ है। यानी इस दुख की, इस दर्द की भी कोई दवा की जाए। यानी आप एहतजाज के तरीके की मुखालिफत करते हैं? बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का है, किसी का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। टीचर ने, देखिए मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने PhD की है, ये तो PhD का नाम भी नहीं सुना हुआ है इन्होंने। मैं 20 ग्रेड में रिटायर, मेरा बड़ा भाई जो मुझसे सीनियर है वो 19 ग्रेड में रिटायर हो गया है। वो क्या सर्विस स्ट्रक्चर है? और फिर मैं एक दिन 20वें ग्रेड में ज्वाइन किया, दूसरे दिन रिटायर हो गया, और ये 22 ग्रेड 23 ग्रेड तक चले जाते हैं। और बहुत कलील अरसे में मैंने 35-36 साल सर्विस की, और सर्विस के आखिर में मुझे उन्होंने 20 ग्रेड दिया।
ना वो मेरे पास कन्वेंस थी, ना मेरे पास कोई दफ्तर था, ना मेरे पास कोई चपरासी था। सब कुछ इनके पास है, गाड़ियां भी इनके पास हैं और दफ्तर भी इनके पास हैं और एसीज भी इनके पास हैं और सब कुछ इनके पास है। तो जब तक ये तरीका नहीं बदला जाएगा, मैं बड़े अदब से और बड़े खलूस से अर्ज करता हूँ चीफ मिनिस्टर को, जो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनके अंदर लीडर बनने की खसूसियात भी हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के मोहताज क्यों हो गए हैं? वो मुशीरों के कहने पे क्यों चलते हैं? अपने दिल से फैसले क्यों नहीं करते? अपने दिल से फैसले करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का कोई हल निकल आएगा। और एक जुमला मैं आयशा भी जरूर कहूँगा कि अगर कॉलेजों और तालीमी इदारों, अस्पतालों को ब्यूरोक्रेसी से आजाद कर दिया जाए तो खुदा की कसम सारे मसले खत्म हो जाएंगे। यानी सिस्टम ऑर्गेनाइज आप डॉक्टर को दें, डॉक्टर फैसले करें अपने बारे में, ब्यूरोक्रेसी कौन होती है फैसले करने वाली? बिल्कुल ठीक। यानी अपने जो मफादात है उनके हवाले से इंसान खुद ही गौर खौज करे और सिस्टम को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। और अब आपको बताएंगे नंबर प्रोग्राम नवाई वक्त टुडे का 3631216942 कोड लगाइए। अगर आप लाहौर से बाहर से कॉल कर रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर देख सकते हैं आप। अफजल है लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अफजल। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं न्याजी साहब थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन बाद मुकम्मल होने देगा। जी जी न्याजी साहब, ये दोहरी शहरियत अवाम का क्या इसमें फायदा है? ये बाहर से आए, आकर इलेक्शन लड़े, वजारतें लें और लूट खसूट करें, मुल्क पर हालात बुरे हों तो अपना ब्रीफ केस उठाएं, लूटी दौर लेकर बाहर के मुल्क में जाए, वहां पर याशियां करें, 22 घंटे की लोड शेडिंग हम बर्दाश्त करें। पहली बात, ये दोहरी शहरियत तो होनी नहीं चाहिए, मफादियों को अपना ख्याल रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, तौहीन अदालत का कानून, ये तौहीन अदालत खत्म करने लगे हैं, वुज़रा पर, वजीर आजम पर, सदर पर, वजीर आला पर। अच्छा, कल को मीन फहीम के कौन से 3.5 करोड़ रुपया बरामद होगा, इनसे कौन पूछेगा? राजा रेंडल पावर प्लांट से अरबों रुपए कौन पूछेगा? ये अदलिया पर बैठकर तनकीद दिन रात करेंगे, इनको कौन पूछेगा? और बाबा, हर मुल्क में कानून मुल्क को, मफाद कौम को और मुल्क की मफाद की खातर बनाए जाते हैं, अपनी जाती मफाद की खातर कानून नहीं बनाए जाते। ये तो सवाल का जवाब जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब से। डॉक्टर साहब, जो खबर है हमारी आज नवाई वक्त में छपी, उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं इसका कि ऐवान सदर में नाज़रीन हुआ इत्तेहादियों का इजलास, तौहीन अदालत बिल पर इत्तफाक, दोहरी शरीयत के मामले पर इख्तलाफात, मुस्लिम लीग हम ख्याल, सुन्नी इत्तेहाद, JUIF और दीगर ने बिल्स की मुखालिफत कर दी। डॉक्टर साहब बात करे थे अफजल बाहर से आए और लूट के चले जाएं, और दूसरा तौहीन अदालत के कानून के साथ अच्छी बात की है। देखिए, ये दोहरे लोग हैं, दोहरी शरीयत की जो हिमायत करते हैं, ये दोगले लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, इनके दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ है। अच्छा, कानून बनाया जाता है लोगों के लिए, अवाम के लिए, फलाही और लोगों के फायदे के लिए। ये चंद लोगों को बचाने के लिए ये कानून बनाया जाए, ये क्या बात है? क्या ये मुल्क चंद लोगों के लिए बनाया गया था? मैं जरदारी साहब हमारे सदर हैं और वो बड़े ज़हीन आदमी हैं, मगर मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि ये मुल्क चंद लोगों का नहीं है, ईवान सदर में बैठने वालों का ये मुल्क नहीं है, ये मुल्क झुग्गियों में रहने वालों का भी है, ये मुल्क हमारा भी मुल्क है। तो इत्तेहादियों के साथ मुशावरे जरूरी है या अवाम के साथ? अच्छा, इत्तेहादी में मुत्तफिक नहीं है दोहरी शरीयत पर, अच्छा, लेकिन तौहीन अदालत पर है। अजीब बात यह है जी, अजीब बात यह है आशा कि ANP जो पाकिस्तान के खिलाफ है, हाँ जी, और पिछले दिनों गुलाम मोहम्मद बिलोर ने इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाने की तजवीज़ पेश की थी, और अब वहां पर चूंकि तालीम सूबे का मसला है, वहां पर क़ायद-ए-आज़म गायब हो गया है, वहां पर इस्लामी मामलात गायब हो गए, वहां बादशाह खान आ गए। बादशाह खान जिसको रेफरेंडम में शिकस्त दी थी क़ायद-ए-आज़म ने, वो दोबारा आ गए। वहां पर एयरपोर्ट का नाम बादशाह रखा जा रहा है, बादशाह खान की तस्वीरें जो हैं वो निसाबी कुतुब में आ रही हैं। तो ये क्या ज़्यादती है? मैं सिर्फ सिंध बलूचिस्तान, और अब पख्तूनख्वा नाम इसलिए रखा गया कि वो सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, तो ये पख्तूनख्वा है। और ये लोग, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूँ, आप तो न्यूज़ भी पढ़ते हो, कि जिस तरह अरब अमारात हैं, वहाँ पर छोटे छोटे रियासतें हैं, दुबई, कतर, शारजा और ये दूसरे छोटे छोटे अबू धाबी, ये छोटे छोटे रियासतें हैं वहाँ पर, लेकिन फौज नहीं है, वो अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका की चलती है सारा कुछ। दुबई की बंदरगाह जो है वो अमेरिका की
एक लेपालक बंदरगाह बनी हुई है। तो ये करना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ख़त्म कर दी जाए, इसे छोटे छोटे सूबों में तकसीम कर दिया जाए, अरब अमारात की तरह रियासतें बना दी जाए ताकि अमेरिका यहाँ पर खुल खेल सके। अब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान बना दिया है, आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोशिश भी हो रही है। तो ये सारा मामला क्या है, इसको देखा जाए। और खैबर पख्तूनख्वा नाम रखने में नवाज शरीफ ने भी, जो पाकिस्तान मेड सियासतदान समझ जाता है, उसने भी दस्तखत कर दिए थे। तो ये क्या चाहती है, ये दोहरी शरीयत। देखें, एक आदमी जो अमेरिका का भी शहरी है और पाकिस्तान का भी शहरी है, भाई ये अजीबोगरीब बात है। दो घरों में जो बच्चा पलता है ना जी, वो कभी काम का बच्चा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक, वो कभी काम का बच्चा नहीं रहता। बहुत अच्छी मिसाल से आपने वाज़ेह किया डॉक्टर साहब, दो घरों में पलने वाला बच्चा। अब अमेरिका के वफादार हैं पाकिस्तान, अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये बात करो तो खुद में करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा देखें, किसी मुल्क में दोहरी शरीयत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अच्छा, अगर बरतानिया और अमेरिका किसी तरह करते हैं कि लॉर्ड नज़ीर जो है वो वहाँ पर बना हुआ है, और वो उसकी क्या हैसियत है, ये मैं जानता हूँ, मैं लॉर्ड नज़ीर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि उसकी वहाँ क्या हैसियत है। वो अपनी लॉर्ड से पाकिस्तान में आकर चकमकाता रहता है, अपनी सियासत जहाँ चमकाता है पाकिस्तान में। अमेरिका और बरतानिया को कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान का शहरी कोई हो भी तो बरतानिया समझता है कि मेरे मफादात के खिलाफ वो नहीं आ सकता। अलबत्ता पाकिस्तान का जो कौमी असम्बली का मेंबर है वो किस तरह यानी बरतानिया के शहरी होने के बाद पाकिस्तान के मफादात की निगहदाश्त कर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगले कॉलर इसमें एक सिर्फ जुमला अब कागज भी लें कि ये समझ नहीं आती कि ANP की वो मुखालफत कर रही है इसकी। अच्छा। और ANP वाले कहते भी हैं कि जी वो आदमी जो बाहर का शहरी है वो पाकिस्तान के मफादात की किस तरह हिमायत कर सकेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ANP एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन की मुखालफत के लिए कर रहा है। अब अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा हुआ है और कराची का वो बादशाह है। किस तरह बादशाह है वो कराची का, उसके पीछे बरतानिया है और बरतानिया ने उसको शहरियत दी हुई है, और पाकिस्तानी जो है वो अल्ताफ हुसैन को लीडर मानते हैं। सदर जो है वो अल्ताफ हुसैन से जाकर मिलता है जो बरतानिया का शहरी है। बिल्कुल ठीक, अच्छी एक हिकमत बयान किया आपने न्याजी साहब। मुस्तफ़ा लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्याजी साहब के सामने ये बात कहने की जिसारत करूंगा कि पढ़ा लिखा वो है, बेशक वो डॉक्टर या ब्यूरोक्रेट हो, जो मुहिब्बुल वतन है, जिसमें कौम का हुब है और गरीबों का। अगर ये चीज नहीं है तो वो जाहिलों से भी जाहिल है, और मैं तो उसे गद्दार भी कहने में कोई तामुल नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ये अर्ज करूंगा कि आप हुकूमत को टाइम लाइन दे देते हैं 5 सितंबर की, और फैसले आपके मौजूद हैं 2 साल से। अगर उस पे ऊपर एक शख्स नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा और उसे वायलेट कर रहा है, तो ये जो है ये वो फायदा उठा रहा है इस टाइम लाइन का। और इसी तरह के वो सॉफ्ट जजमेंट्स जो 2-2, 3-3 साल के बाद आते हैं, और बेशक वो मुल्क के और आइन के हक में होते हैं, लेकिन ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा लाहौर से 2 बातें की कि पढ़े लिखे होने की बात उन्होंने की कि जो पढ़ा लिखा वही है जो मुहिब्बुल वतन है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल तायद करता हूँ, क्योंकि वतन की मोहब्बत बुनियादी है और फितरी है। जो आदमी अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता वो पूरी इंसानियत से मोहब्बत नहीं कर सकता। अपने लोगों से अव्वल खेश बात दरवेश, पहले घर में और फिर उसके बाद अगर आपके घर में एक बंदा भूखा सोया हुआ है और आप हमसाए वालों को बिरयानी और तीतर खिलवा रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। तो वतन से मोहब्बत बुनियादी है, ये बिल्कुल ठीक कहा है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की बात की उन्होंने कि इतने सालों से फैसले मौजूद हैं और टाइमलाइन फिर भी दे दी जाती है, तो सियासतदान उससे फायदा उठाते हैं। फैसले फौरी होने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फौरी इंसाफ होना चाहिए, फौरी और सस्ता इंसाफ। ये है ही नहीं। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ सियासी फैसले के लिए बनी है। अब NRO का फैसला किया, वो अभी तक बीच में है, मैंगो स्कैंडल बीच में है, नेटो सप्लाई का मामला बीच में है। अच्छा देखे ना, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर फौरी फैसले करती तो ये मामला ना होता। 4 साल हुकूमत की गिलानी ने, तो अब 4 महीने रह गए थे, तो उसको निकालने का क्या फायदा था। इस्तिशना की बात है सर जरदारी के हवाले से, तो वो 4 साल तो रहा। अच्छा, फिर दो ओहदे रखे हुए हैं जरदारी ने, सदर भी है और पीपल्स पार्टी का सदर भी है। अब देखें ना, ये कहीं नहीं होता कि ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के इजलास हो रहे हैं,
ये बड़ी ज्यादती की बात है। वो मेरा भी सदर है और मैं पीपल पार्टी में नहीं हूँ, तो वो तो सिर्फ पीपल पार्टी का सदर है। अच्छा, 4 साल तक इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकी और अब भी फिर उसको मोहलत दे दी है, पता नहीं मई तक किस तरह। अच्छा, यही काम जो है वो दूसरी हुकूमतें भी करती रही, जैसे सदर जरदारी करें, 2 ओहदे रखने के बाद ऐवान सदर में इजलास भी मुनक्किद कराते हैं, जो दूसरी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं जैसे कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और ये सब कोई अपने मतलब हर किसी ने अपनी हुकूमत का भरपूर तरीका इस्तेमाल किया है। अब जैसे पार्टी सरबराह भी रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म थे ना। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म तो हो सकता है, अच्छा वज़ीर-ए-आज़म तो हो सकता है जी, लेकिन सदर नहीं हो सकता। रफीक तार सदर थे, वो सदर बनते ही उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इस्तीफा दे दिया, ठीक, और कोई अजलास जो है मुस्लिम लीग नून का ऐवान सदर में नहीं हुआ। फारूक लगारी ने इस्तीफा दे दिया था, और फिर इस्तीफा दे दिया था इसलिए कि उसने अपनी ही लीडर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ दी थी। तो क्या जरदारी ये करेंगे? देखे ना, अगर फर्ज कीजिए कि गिलानी की हुकूमत करप्शन में, वो MBBS कहते थे उसको, MBBS क्या है कि मियाँ बीवी बच्चों समेत सारा खानदान जो है वो करप्शन कर रहा है। अच्छा, अब देखिए अब्दुल कादिर गिलानी, उसके जलसे में फायरिंग हुई। अच्छा, मैं पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब से कि वो इस फायरिंग के बारे में नोटिस लेंगे? देखते हैं क्या अब्दुल कादिर गिलानी डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया? ये लॉ तोड़ा है ना, ये इम्तिहान है शहबाज शरीफ का। मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि वो इस बारे में एक्शन लें और नोटिस लें। देखते हैं अब इसका जवाब क्या आता है। महमूद है लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महमूद। अस्सलाम वालेकुम महमूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, महमूद कहिएगा। हेलो महमूद, आप बात करिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, जरा ऊंचे बोले। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बस शेर में अता करता हूँ, लाखों दिलों की आवाज हो तुम, मेरे लिए मिसले शहबाज हो तुम। और फिर आखिर में न्याजी साहब आपसे कहता हूँ, न्याजी साहब, न्याजी क्यों बेवफाओं से वफा मांगते हो, अपने लिए क्यों बद्दुआ मांगते हो? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। की बात करते हैं, इन्होंने मुझे शहबाज बनाया है, शुक्र है शहबाज शरीफ नहीं बना दिया। अच्छा, तो इन्होंने बहुत अच्छा शेर कहा कि बेवफाओं से क्यों वफा मांगते हो। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि मैं तो कॉलमिस्ट पे कॉमनर्स का हूँ, आम लोगों का, और मैं आम लोगों की बात करता हूँ, मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, सियासतदानों की बात नहीं। वो तो मुझसे नाराज रहते हैं, सियासतदान और हुक्मरान मुझसे नाराज रहते हैं। ये जो मेरे भाई ने बात की है, ये इनकी बड़ी मोहब्बत है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरा फर्ज है कि मैं सच्ची बात करूँ। अगर सच्ची बात हुक्मरानों के हक में है तो वो भी ठीक है, लेकिन उनके हक में हम कौन सी सच्ची बात करें? मैंने आयशा बीबी एक बार कहा था, जब मैं वाहिद आदमी था जिसके खिलाफ एक्शन लिया था मुशर्रफ के गवर्नर ने, पंजाब ने, जनरल खालिद मकबूल ने, मैंने उनसे कहा था कि मैं हुक्मरानों के कहने पर सच भी नहीं बोलूंगा। हुक्मरान जिसको सच कहते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। सच वो है जो मेरे दिल से निकलता है, जो मेरे लोगों की आवाज है, जो मेरे दिल की आवाज है, वो सच है। हुक्मरानों का सच नहीं है। बिल्कुल ठीक। गुजरावाला से हैं हमारे साथ राना दर्शन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम जी। सर, अगर इलेक्शन 1 महीने बाद होण या 6 महीने बाद भी होना, तो सानू ये नजर आउंदा वे कि ये बंदरबाजी होनी है, किसी पार्टी की भारी नहीं होनी जी हुकूमत अपनी खुद बना सके। अर्ज करना वा कि जी दिफा कौंसल पाकिस्तान बनी है, एक सुप्रीम कोर्ट रिट के जरिए या किसी भी जरिए एक कोशिश करना कि जमहूरी निजाम अमरीका निजाम जिहड़ा भी कोई बंदा बने पाकिस्तान वो अपनी कबीना वो आप बनाए। अगर इस तरह जिस तरह हुण चल रहा है, इस तरह से ये बंदरबाजी होनी है। जरदारी साहब बहनगे सीट से, ये एनपी कहेगी मैनू इन्ने फंड दिओ, एमकम कहेगी मैनू इन्ने फंड दिओ, तो ये लोगों के फंड तकसीम करते रहेंगे या पीपल प्रोग्राम चलाते रहेंगे अपनी मर्जी नाल, अयाशियां करते रहेंगे तो मुल्क नुकसान करेंगे तो अमरीका की ताबेदारी करेंगे। इस वास्ते किसी एक बंदे नूं पाकिस्तान का सरबराह होना चाहिए, वो जमहूरी जी अमरीका चल रही उस जमहूरी के मुताबिक। बहुत मेहरबानी सर, जवाब। बहुत शुक्रिया राना दर्शन गुजरावाला से। जी, इन्होंने क्या बात की? इन्होंने सादा अल्फाज में उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है कि सदर किसी ऐसे इंसान को होना चाहिए जो कि मुल्की मफाद को समझ सके, और इसके अलावा जो हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे ऐसे होने चाहिए जो कि अवाम में से हों और अवाम के मसाइल जानते हों। अच्छी बात की उन्होंने, मगर इंतखाब से इनकलाब नहीं आया करते। इंतखाब जो पाकिस्तान में होते रहे, उसके नतीजे में जो हुकूमतें बनती रही हैं वो क्या हुकूमतें थी? कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। हमें तो फौजी हुकूमत से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। सर, इंतखाब से नहीं आते फिर कैसे आएंगे? मैं समझता हूँ कि जब तक रिशफलिंग नहीं होगी पूरी तरह,
जब लोग अंदर से तब्दील नहीं होंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। अंदर से तब्दीली बड़ी जरूरी है कि इंसानों की फितरत, इंसानों के मिजाज बदले और इंसान जो है वो इस वतन के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर बात। इसके लिए शऊर जो है वो तालीम के जरिए लाया जा सकता है, सिर्फ तालीम के जरिए भी हो सकता है। देखिए ना, हमने तालीम को इग्नोर किया हुआ है। हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और फौज और इस तरह के और जो हुक्मरानों के लल्ले तल्ले उस पर खर्च कर देते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब तो देखे ना, दानिश स्कूल्स वगैरह और ये सारे स्टेप्स ले रही है लिटरेसी को फरोग देने के लिए। स्कूल ठीक है, मगर कितने दानिश स्कूल बना लेंगे आप? अब भी स्कूल है पंजाब में जहाँ फर्नीचर नहीं है और जहाँ टीचर नहीं है, और टीचर भी है तो टीचर है, उसको कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, नंगी जमीन पर बैठे हुए बच्चे, आसमान की छत है उनके ऊपर, धूप में खैमा ताना हुआ है उनके सरों पर, और बच्चे इस तरह पढ़ रहे हैं। तो दानिश स्कूल में कितने बच्चे दाखिल हो जाएंगे? मैं इसमें तो ये ठीक है, मगर कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे पूरा मामला, पूरा माहौल ठीक हो जाए। अब ये बच्चे जो दानिश स्कूल में जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जनाब मैंने एक बात की थी तो बड़ी पसंद आई वैसे शहबाज शरीफ को, वो कुछ नाराज भी हुए थोड़े से। अच्छा। मैंने कहा दानिश स्कूल तो बनाते हैं आप, लोग दानिश स्कूल भी बनाए, लोग दानिश स्कूल। तो मैं समझता हूँ कि इन स्कूलों को ठीक किया जाए। करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं दानिश स्कूलों पर, तो वो स्कूल जिनमें कोई चीज नहीं है, जिनमें बच्चे जो हैं वो अल्लाह की मदद के सहारे बैठे हुए हैं, तो वहां भी कुछ किया जाए। 2 रुपए की रोटी सस्ती जो है, मैंने तो नहीं खाई थी, तो कुछ ऐसा सिस्टम तो लाएं कि सब आदमी को 2 रुपए की रोटी सब तक पहुंच सके वो फायदा जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं। अगली खबर शामिल करते हैं नाज़रीन, जो कि अफसोसनाक भी है और न्याज़ी साहब से इस पर तबसरा भी जानेंगे। तुर्बत में ये वाकया पेश आया, ईरान जाने वाली बस से 18 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से है और कराची से आने वाली बस को रोककर शनाख्त चेक करके फायरिंग की गई। बलोच लिबरेशन टाइगर्स ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस तरह के जो वाकयात हैं वो नए नहीं हैं। अब देखना आयशा, जब सोचना किस तरह है कि ये नेटो कंटेनर्स जो जाएंगे, इनकी हिफाजत के लिए तो रहमान मलिक साहब ने सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है, मगर अपने लोगों के लिए नहीं किया। मत मारो अपने लोगों को, क्या कसूर किया है उनको? तुम गैरों को तो नहीं मारते, अपने लोगों को मार रहे हो। तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि पाक ईरान ताल्लुकात खराब करने के लिए अमेरिका ये साजिश करवा रहा, और अमेरिका साजिश करवा रहा है तो जो हुकूमत साजिश को नहीं समझती उसको खत्म हो जाना चाहिए, उसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अच्छा देखे ना, रहमान मलिक कहता है कि मैं दफन हो जाऊं तो मुझे इस्लामाबाद में दफन किया जाए। अच्छा, मैं समझता हूँ कि तुम तो बरतानिया की शहरी हो, तुम्हारी एजेंसी बरतानिया में है और तुम तो बरतानिया में रहना पसंद करोगे। इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल मिलेगा ना उनकी रूह को, इसलिए। जी हाँ, इस्लामाबाद में तो परवीन शाकिर सोई हुई है, कुदरतुल्लाह शहाब है, नसीम अनवर बेग जो है, वो उस तरह के लोग हैं। तो रहमान मलिक का क्या है? लेकिन ये कितनी जुल्म की बात है। इससे पहले भी जिस तरह आपने कहा वाकयात हो चुके हैं, तो ये ज्यादती की बात है। जिस मुल्क के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, माली भी और जानी भी, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत काहे के लिए है, ये बता दिया जाए कि हुकूमत किसके लिए है, क्यों हुकूमत की जा रही है। जब आप अपने लोगों के जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते हो तो तुम हुक्मरान नहीं हो। तुम ऐसे हुक्मरान हो जिन्हें हुकूमत करना नहीं आता, जिन्हें हुकूमत करना नहीं आता और सब कुछ आता है इनको। तो ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ईरान भी समझता है इस बात को। देखिए, यहाँ पर चीन के इंजीनियर कत्ल किए गए, मगर चीन ने एहतजाज किया, मगर सब्र किया, क्योंकि वो भी अमेरिका करा रहा है। तो भाई हो तो पाकिस्तान की सरजमीन पर रहा है ना, जो भी करा रहा है, क्यों करा रहा है? ये मैं समझता हूँ ये कमजोरी है और ये बड़ी ज्यादती है कि हमारी जमीन पर दूसरी कुव्वतें जो हैं वो जो कुछ करना चाहें कर रही थी। बिल्कुल ठीक। और वहां पर जिस तरह आपने खबर पढ़ी कि बस से उतारा गया, शनाख्त की गई और मारा गया उनको, तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। वो पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान हैं, वो इंसान हैं, इसमें क्या तखसीस है? सर शनाख्त क्या की गई? शिया उनको, जो ईरान में जा रहे थे वो शिया होंगे, लेकिन देखे ना, शिया सुन्नी पहले तो कोई इख्तलाफ नहीं था। अब क्यों हो गया? अब अमेरिका जो है वो फिरके बना रहा है और फिरकों में तफरका डालने की कोशिश कर रहा है, इस तरह मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये भी बताऊँ मौलवियों से माजरत के बाद कि ये बात किसी तरह साबित नहीं है कि रसूल करीम ने कहीं फरमाया उस ने कि 72 फिरके होंगे या इतने फिरके होंगे। ये सारी बातें जो है फैलाई हुई हैं।
ये सारी बातें जो है प्रोपेगेंडा है और पब्लिसिटी है मुसलमानों को जलील करने की। यानी वो सिर्फ इसलिए कहा गया था ना कि तफरीक इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि यूं होगा। यानी तो तफरीक तो पैदा की जा रही है ना, जिस तरह से ज़हनों को उलझाया जा रहा है, अब इसका रिएक्शन जो है वो किसी ना किसी तरह से तो वापस आएगा ना। तफरीक पैदा की जा रही है, की जा चुकी है, तफरीक पैदा की जा चुकी है। और मैं समझता हूँ कि देखें, एक शिया और क़यादत से किसी ने पूछा था कि तुम शिया हो कि मुसलमान हो, तो उन्होंने फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम शिया थे या सुन्नी थे। ठीक, वो तो शिया सुन्नी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि शिया और सुन्नी का उलझाव जो है ये कोई बात नहीं है। ये करबला के, मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ और मैं समझता हूँ कि वो इमाम आजम है, वो इमामों के इमाम है इमाम हुसैन, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अलामत है कुर्बानी की और बहादुरी की। ये ठीक है, लेकिन ये ऐसा इख्तिलाफ तो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें। ये बड़ी जाती की जितनी भी बड़ी शख्सियात है ना न्याजी साहब, सभी ने अमन का प्रचार किया। ये नहीं किया कि मार धाड़ के जरिए कोई दीन या एतकाद नाफिज करने की या मुसल्लत करने की कोशिश की हो। तो उसवाए हसना पर चलना चाहिए, ना कि अपनी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने के बाद किसी की जिंदगी और मौत का आप खुद को जामिन बना लें। प्रोग्राम में बात करते हैं कॉलम में किसने क्या लिखा। कॉलम में नाजरीन आज इंतखाब है प्रोफेसर सैयद असरार बुखारी साहब के कॉलम का, जो लिखते हैं दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके। अमेरिका जितना ख्याल लिहाज हमारे हुक्मरानों का रखता चला रहा है, अगर इसका अशर शीर भी वो पाकिस्तान के अवाम को पेश नज़र रखता तो आज 18 करोड़ लोगों की दिलशिकनी ना होती। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तानी कौम के एहसास तो जज्बात तो कुजा, उनकी जानों को भी अमेरिका से खतरा लाहक है, क्योंकि कोई पाकिस्तानी किसी भी अमेरिकी अमल के नतीजे में कहीं भी जान से जाए, दाद सबके दिलों में, जो दर्द है वो सबके दिलों में महसूस किया जाता है। इसके अलावा आखिर में लिखते हैं, इसलिए बच्चों के निसाब से अब जो अमेरिका है वो वो कुव्वत जो कि इस्लाम दुश्मन है उससे अमेरिका, बल्कि हर वो कुव्वत जो इस्लाम दुश्मन है उससे खौफजदा है। इसलिए बच्चों के निसाब से जिहाद की आयात मुबारका निकालने का भी एहतमाम किया जाता है, मगर जो कुरान सीनों में महफूज है उसे कौन मिटाएगा और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे खत्म कौन कर सकता है। अच्छा, निसाब के हवाले से बात की, हम तालीमी निज़ाम की बात कर रहे थे। देखिए जी, सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि इस कौम को बखेरा जाए, इस कौम को तोड़ा जाए, रेजा रजे किया जाए, टुकड़े टुकड़े किया जाए और फिर अमेरिका अपनी मनमानी करे यहाँ पर। तो ये सारी बातें हुई हैं जो इसरार बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा कलम लिखा है। वो अरबी के प्रोफेसर थे और बड़ा उनका एक अदबी हवाला भी है। बिल्कुल। तो देखिए, मैं जो बात पहले भी कर रहे थे हम कि दिलों को आबाद करने का ये तरीका नहीं है कि जो हमारे हुक्मरानों ने शुरू कर रखा है। अच्छा, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के अवाम की हिमायत करता, अवाम की मदद करता, तो आज अवाम एंटी अमेरिका ना होते। देखिए, पूरे दुनिया इस्लाम में जो हुक्काम हैं वो प्रो अमेरिका हैं, जो अवाम है वो एंटी अमेरिका है। तो मैं समझता हूँ कि फतह अवाम की होती है और हमेशा। अब देखिए मिस्र में क्या हुआ, मिस्र में हुस्नी मुबारक जिसने 35 बरस हुकूमत की, उसको स्टेचर पर लाकर अदालत में पेश किया गया और वो अभी तक कोमे में पड़ा हुआ है, न मरता है न जीता है। तो इतनी दौलत उसकी है जिसका कोई अंदाजा नहीं होता। जरदारी साहब तसव्वुर नहीं कर सकते जो हुस्नी मुबारक के पास दौलत है। तो दौलत ठीक है, लेकिन कोई दिल की दौलत भी होती है, दर्द की दौलत भी होती है। वो क्या है, वो कहाँ है? मैं समझता हूँ कि ये पैदा हो जाए अगर हमारे हुकाम में और हमारे लोगों में और उन लोगों में कि जो तफरका पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो फिर बात बन जाएगी और बात बनती हुई नजर नहीं आती। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे इस खित्ते की तरफ इशारा करते हुए कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवा आती है। वो ठंडी हवा कभी तो चलेगी और कभी तो हमें सुकून देगी, कभी तो हमें आसूदगी देगी और ये होकर रहेगा। कभी भी इसके रसूल का चिराग जो है मुसलमानों के दिलों में नहीं बुझाया जा सकता और जब तक ये चिराग चल रहा है उस वक्त तक किसी की खैर नहीं है। और अमेरिका कोशिश यही कर रहा है कि मुसलमानों के दिलों से इसके रसूल का चिराग बुझा दिया जाए, इसके रसूल को मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और वो ठंडी हवा हमें एक दिन जरूर आएगी। प्रोग्राम में बात करते हैं दारिया की।
इदारे में नाज़रीन बात की गई है कि हमें भारत को नहीं अपने कश्मीरी भाइयों को मुतमईन करना चाहिए। इस पर अजमल नियाज़ी साहब से मुख्तसरन जानेंगे कि इदारे में ये बात जो लिखी गई है कि कश्मीरी भाई के हाथों पाकिस्तान की तकमील और इस्तेहकाम की पॉलिसी को तय करके इसे फ़रोग देने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड है? जी नहीं इंटरेस्टेड है। कश्मीर के मामलों को पस डाल दिया जाए। वो भारत से दोस्ती चाहते हैं कश्मीर को मिनहा करके, तो ये क्या दोस्ती है? मतलब आप अपने कम से कम उसूल पर कायम तो रहें। मसलन देखिए आप कि चीन ने लड़ाई नहीं की हांगकांग के लिए, हांगकांग चीन का हिस्सा है, लड़ाई नहीं की लेकिन मौक़िफ़ अपना रखा कि ये मेरा हिस्सा है, और 100 साल के बाद हांगकांग चीन को मिल गया, बगैर लड़े ले लिया। और एक बताऊँ आयशा मैं बात आपको कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह मक्का किया था बगैर लड़े हुए कर लिया था, तो बगैर लड़े हुए कैसे कर लिया? तो मैं समझता हूँ कि हम जंग न करें, हम लड़ाई न करें, लेकिन साबित कदम तो रहें। हम ये मौक़िफ़ तो रखें कि कश्मीर का एक मसला मौजूद है। हमारा मुशर्रफ जो था वो ये कहता था कि जी कश्मीर पर जो करारदादें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, और अब ये लोग जो हैं ये आज़ाद कश्मीर को अपना सूबा बना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर सूबा बन गया तो मकबूजा कश्मीर तो पहले ही सूबा बन गया है भारत का, और हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसके लिए कहा जाता है कि न तो ये आज़ाद है और न ये कश्मीर। अच्छा चलें, आखिर में आपने मुख्तसर तबसरे में सारा कुछ कह दिया, तो नियाज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, आपके तज़किये तबसरे के लिए, और साथ ही साथ उन नाज़रीन का जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, उन कॉलर्स का जिन्होंने प्रोग्राम में कॉल किया। कहेंगे आपसे कि अपनी ख़ास दुआओं में हमें मुल्क पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को याद रखिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।